हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका यार, और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो मैं आपको यहाँ पर जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा और जीव विज्ञान का आज जो टॉपिक है या फिर आज जो चैप्टर है, तो चैप्टर तो यहाँ पर आपका है आनुवंशिकता और जैव विकास। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आनुवंशिकता और जैव विकास इसके 2 लेक्चर जा चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर जाने वाला है। तो आज के लेक्चर में क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहली बात हम आपको यहां पर यह बता दें कि जितने भी हमारे यहां पर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इस लेक्चर को नहीं देखें। इसलिए ना देखें, क्यों? क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है जैव विकास। आज जिस टॉपिक की यहां पर चर्चा करी जाएगी उसका नाम है जैव विकास। और ये जो जैव विकास वाला ये जो टॉपिक है, ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में है नहीं, है ना। तो जो शुरुआत के 2 लेक्चर हैं उसमें आनुवंशिकता के बारे में सारा कुछ खत्म कर दिया था। पहले आपको बताया था कि जो आनुवंशिकता और जैव विकास वाला चैप्टर है इसको 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 लेक्चर में, जिसमें कि 2 लेक्चर जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आनुवंशिकता के बारे में सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज जो लेक्चर है, आज ये सिर्फ और सिर्फ जैव विकास के बारे में है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जैव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके में ये टॉपिक जैव विकास वाला है, तो वो लोग इसको देखेंगे और एक ही लेक्चर में जैव विकास वाला जो भी यहां पर टॉपिक है, इसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सारे ही कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बात यह आती है कि आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हम लोगों को यहां पर कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो जैव विकास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोगों को यहां पर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। उपार्जित और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण टॉपिक तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बस वो यहां पर खाली लिखेंगे कि उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और समरूप और समजात अंग है, ठीक है। इसके अलावा जाति उद्भव है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, जैसे कि जो शुरुआत का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है विकास, है ना। कि किस तरीके से ये जो जैव विकास है किस तरीके से विकास हो रहा है। तो शुरुआत ही हम लोगों को विकास वाले टॉपिक से करनी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण, जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। समजात और समरूप अंग, जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जाति उद्भव से भी एक शॉर्ट नोट या एक शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम लोगों को जैसे विकास के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। और इसके अलावा किसके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम लोग, एक टॉपिक आता है आणविक जातिवृत्त। इसको भी देखेंगे, ठीक है। मानव विकास, ये भी टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। ये तीनों टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ना हम लोगों को इसके बारे में भी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई विकास से संबंधित क्या चीजें हैं, ठीक है ना। विकास क्या है और किस, विकास का मतलब है ग्रोथ,
है ना, किस तरीके से जैव विकास लगातार हो रहा है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो विकास जो एक प्रक्रिया है ना, ग्रोथ, है ना, ये कोई अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है कि नहीं अचानक से जो है कुछ परिवर्तन आ गए और एक किसी नई स्पीशीज का निर्माण हो गया, है ना। जो विकास की प्रक्रिया है ये निरंतर धीमे धीमे चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो लगातार कई सालों तक चलती है और अचानक से फिर जो है कई सालों बाद, है ना, लगता है अचानक से कि ये कोई नई स्पीशीज आ गई, लेकिन अचानक से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसे होता है, हमेशा धीरे धीरे होता है, लगातार होता है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है और कई सालों तक बेटा ये परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है और कई सालों तक चलने वाली लगातार ये जो धीमी धीमी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप हमको एक नई स्पीशीज का उद्भव, एक नई स्पीशीज का जन्म हमको देखने को मिलता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो ये जो विकास है ये निरंतर धीमी गति से होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और फाइनली परिणाम स्वरूप होता क्या है, किसी एक नई स्पीशीज का उद्भव होता है। ठीक, तो ये किसकी परिभाषा हो गई, ये परिभाषा हो गई विकास की कि आखिर ये विकास है क्या। तो विकास क्या है, अगर मान लो एग्जाम में मान लो पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन मान लो पूछ दिया जाए कि विकास से आप क्या समझते हैं, है ना, इसको समझाइए, उसको अपने शब्दों में बताइए। 1 या 2 नंबर का अगर पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे कि जो विकास है वो एक निरंतर धीमे धीमे होने वाली एक प्रक्रिया है जो कई हजारों सालों तक जो है ये प्रक्रिया चलती है और इसके परिणाम स्वरूप हमको देखने को क्या मिलता है कि एक नई जाति का उद्भव हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या समझाया गया, इस डायग्राम में यह बताया गया कि किस तरीके से परिवर्तन होता है ना, क्या क्या चरण हो सकते हैं परिवर्तन के। यहां पर 3 स्टेज दिखाई गई हैं, ठीक है ना। पहली स्टेज ये ऊपर वाली है, ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज ये है और तीसरी स्टेज ये है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक ही नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये तीनों एक ही तो नहीं है ना। तो ये एक अलग है, ठीक, ये एक अलग स्टेज है, ठीक, और ये अलग है। तो तीनों अलग अलग स्टेज हैं। सबसे पहले वाली इस प्रक्रिया में क्या दिख रहा है, सबसे पहली वाली प्रक्रिया में आपको दिख रहा होगा बेटा कि यहां पर देखो कुछ जो है लाल लाल कीड़े हैं और ये कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लगभग सारे ही लाल कीड़े हैं, लेकिन एक ये आपको हरा कीड़ा भी दिख रहा है। यहाँ पर हमने इसको काला कर दिया है। काला क्यों कर दिया है भाई, हरा करो, जब हरा है तो हरा करो इसको। तो ये एक हरा कीड़ा तुमको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, लाल कीड़े हैं। अब ये जिस पेड़ पर बैठे हैं वो पेड़ हरे कलर का है ना, और वहां पर जो हरे कलर का कीड़ा है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हरे कलर का कीड़ा है कितना, सिर्फ एक, बाकी सारे कैसे हैं, लाल। तो ये अलग से चमक रहे हैं, अलग से दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब ये जो कौवे हैं बेचारे, इनको लगी थी भूख, है ना। कौवन का यार खाना पीना तो मिल नहीं रहा, क्या किया जाए, तो भाई चलो कीड़ों को खाया जाए, अपनी भूख तो मिटानी है। तो ये कौवे उड़ करके कहाँ गए, पेड़ के पास आ गए, और ये जो इनको लाल लाल जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिख रहे थे उसको क्या करने लगे, खाने लगे, खा करके अपनी भूख मिटाने लगे। तो जब इन्होंने, ये जो कौवे हैं, जब इन्होंने लाल कलर के कीड़ों को खाना शुरू किया तो कीड़ों ने क्या देखा कि भाई साहब हम तो निपटते चले जा रहे हैं, है ना। और इनको क्यों खाया जा रहा है, तो इनको खाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं। भाई हरे कलर का पेड़ है ना, जहां पर ये कीड़े बैठे हैं, तो जो हरे कलर का जो कीड़ा है, जिस कीड़े का रंग हरा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा कौवे को, लेकिन जो लाल कलर का कीड़ा है, ऐसा कीड़ा जिसका रंग लाल है, वो कौवे को आसानी से दिख रहा है। तो जब आसानी से दिख रहा है तो भैया वो उसी को खाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कौवा जो है हरे रंग के कीड़ों को ना खा करके लाल रंग के कीड़ों को खाता चला जा रहा है। तो कीड़ों को तो भैया अपनी प्रजाति बचानी है ना, कि भैया अगर सारे ही कीड़े अगर मर जाएंगे तो उनकी तो पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो इनको क्या करना है, इनको अपनी जाति को बनाना है, अपने वंश को बढ़ाना है, और वंश को बढ़ाने के लिए इनको बचना पड़ेगा, बचने के लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि अपना रंग बदलो, है ना, कुछ परिवर्तन लाओ अपने अंदर। अगर परिवर्तन नहीं लाओगे, तो हमने क्या बताया आपको कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना। चेंजमेंट इज द रूल ऑफ नेचर। अगर आपने अपने आप को समय से बदल लिया तब तो ठीक, और अगर तुम अपने आप को समय से नहीं बदल पाए तो फिर तुम भी जो है इस कीड़े की तरह, लाल वाले कीड़े की तरह क्या हो जाओगे, धीरे से विलुप्त हो जाओगे, धीरे से गायब हो जाओगे, ठीक है ना। तो तुमको भी गायब नहीं होना है,
है ना, तुमको भी परिवर्तन लाना है और परिवर्तन ला करके तुमको भी जो है एक नया नाम रोशन करना है, तुमको भी एक नया झंडा गाड़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स से तुमको अपना क्लास 10 कक्षा 10वीं तुमको पास करनी है, ठीक है ना। तो इन कीड़ों ने क्या किया, इन्होंने अपना रंग बदलना चालू किया, क्यों, जिससे ये मरे ना, जिससे कौवे इनको खाए नहीं। तो आप देख रहे हो कि ये स्टेज 1 थी। इस पहली वाली स्टेज पे क्या था, यहां पर लिख देते हैं ए, है ना। तो ये ए वाली स्टेज थी। इस ए वाली स्टेज में हमको ये दिख रहे थे कि लाल वाले कीड़े ज्यादा थे, लेकिन दूसरी स्टेज में क्या हुआ कि लाल वाले कीड़ों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और हरे वाले कीड़ों की संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ पर हरे वाले कीड़े सिर्फ एक थे, जबकि यहाँ पर हरे वाले कीड़े 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और जबकि जो लाल कलर के जो कीड़े थे वो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही बचे, है ना। तो 5 पहली बात तो इसलिए बचे कि कौवे खा गए, है ना। और दूसरी बात, जो लाल रंग के कीड़े थे उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए क्या किया, अपना रंग बदलना चालू किया। और फिर ये धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से फिर तीसरे में, और तीसरे से जब चौथे में पहुंचेंगे, हाँ, तो हम देखेंगे कि सारे के सारे कीड़े किस तरह के हो गए, हरे कलर के हो गए, हरे रंग के हो गए। तो ये क्या है, ये एक तरीके का विकास ही तो दर्शा रहा है, ये विकास ही तो दिखा रहा है। बस ये विकास किस तरह का है, ये विकास क्यों हुआ, ये विकास हुआ इसलिए अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व संसार में बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, परिवर्तन लाए। परिवर्तन क्यों लाए, क्योंकि जो लाल कलर के कीड़े थे वो आसानी से दिख रहे थे और कौवे के द्वारा खाए जा रहे थे। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाल कलर के कीड़ों ने क्या किया, अपने रंग को बदलना चालू किया। तो एक तो ये परिवर्तन आया जो इनकी मजबूरी से इनको लाना पड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या है, यहां पर लाल कलर के बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन कोई भी यहां पर कौवा नहीं है ना। मतलब यहां पर कोई भी कौवा इनको परेशान करने के लिए नहीं आया है कि नहीं हम तुमको खाएंगे, है ना। लेकिन यहां पर एक तुमको नीला कलर का कीड़ा दिखाई दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये परिवर्तन है ना। परिवर्तन की वजह से यहाँ पे सारे के सारे लाल और लेकिन एक नीला कीड़ा आ गया है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, है ना। भाई जो है दुनिया में, संसार में रहना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, तो कैसे करोगे, जब अपनी संख्या बढ़ाओगे, है ना। जब अपनी संख्या बढ़ाओगे तभी तो तुम दुनिया में रह पाओगे। तो भाई संख्या बढ़ाई इन्होंने, अपनी जनन किया, जनन के माध्यम से संख्या बढ़ाई, तो लाल कलर के कीड़े भी यहाँ पर आ गए, नीले कलर के भी कीड़े आ रहे हैं, आने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले वाले में भी लाल कलर के कीड़े थे, हरे कलर के थे, यहाँ पर लाल कलर के कीड़े हैं, कुछ नीले कलर के कीड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कौवा खाने वाला नहीं है, इसलिए ये आराम से बढ़िया अपना जो है पोषण प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं और बढ़िया से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे एकदम मस्त मौला टाइप से। देखो यहाँ पर ये वाली ए अवस्था थी, ये ए अवस्था है, ये बी अवस्था है। बी अवस्था में तुमको कुछ बहुत सारे लाल, एक नीला कीड़ा दिखाई दिया, और सी वाली अवस्था में ये बढ़िया बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं ना, भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, कोई इनको मारने वाला नहीं है, कोई इनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए लगातार ये ग्रो करते चले जा रहे हैं, वृद्धि करते चले जा रहे हैं, जनन करते चले जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या, दुर्भाग्यवश आ गया ये हाथी का पैर, है ना। वहां से एक हाथी जा रहा था, मस्त मौला हाथी जा रहा था, और उसने क्या किया, उसने जो है हाथी ने अपना पैर रखा, और दुर्भाग्य ऐसा कि हाथी का पैर इसे रखा और इतनी जगह पे रखा कि जितने के जितने लाल वाले कीड़े थे वो सारे के सारे गायब हो गए। मतलब अब ये एक एक्सीडेंटल है। पहली वाली स्टेज में कौवा इनको खा रहा था, लेकिन दूसरी वाली स्टेज हमने देखा कि यहां पर कोई कौवा नहीं है, आराम से ये अपना जनन कर रहे थे, अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, अब बढ़िया आराम से मस्त होकर के अपने परिवार के साथ रह रहे थे, बिना किसी टेंशन के, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो आराम से बिना किसी टेंशन के रह रहे थे। लेकिन एक मस्त मौला हाथी आया, तो ये एक प्राकृतिक घटना हो गई ना, ये प्राकृतिक घटना हो गई कि हाथी वहां से गुजरा, और गुजरा तो ऐसी जगह से गुजरा कि जितने जितने लाल कीड़े थे सारे के सारे लाल कीड़ों के ऊपर हाथी का पैर पड़ गया। नीले वाले कीड़ों के ऊपर नहीं पड़ा, लाल वाले कीड़ों के ऊपर पड़ गया, है ना। वो तो अब हाथी का पैर ऐसी जगह ही क्यों पड़ा कि सारे के सारे लाल वाले कीड़े मर गए, है ना। तो मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो भाई क्या किया जाए, है ना। अब तो दुर्भाग्यवश हाथी ने पैर रख दिया, सारे के सारे लाल कीड़ों का जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। तो जब लाल कीड़े को अस्तित्व खत्म हो गया तो बचा किनका, नीले वाले कीड़ों का। अब नीले वाले कीड़े थे कितने, 3। तो इन्होंने सोचा भैया हमारी तो पूरी की पूरी प्रजाति ही गायब हो रही है,
तो भैया जल्दी जल्दी क्या करो, रिप्रोडक्शन करो, रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाओ। तो ये 3 नीले कीड़े बचे और इन्हीं तीनों ने फिर क्या किया, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाया। और स्पीशीज को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, और क्या तरीका है कि जनन करो, जनन करके अपनी संख्या को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया दूसरी स्टेज, जिसमें कोई एक प्राकृतिक घटना थी। अब तीसरी स्टेज देखते हैं। तीसरी स्टेज में भी देखो यहां पर कोई तुमको कौवा नहीं दिखाई दे रहा है ना, और ना ही तुमको यहाँ पे कोई हाथी का पैर दिखाई दे रहा है। तो फिर ये हुआ क्या, ये ए वाली स्टेज जो है, यहां पर तो सारे के सारे लाल कीड़े हैं और बढ़िया एकदम मस्त हैं। लेकिन ये जैसे ही हमने दूसरी वाली स्टेज पे गए तो हम देख रहे हैं ये सारे के सारे कुपोषित जैसे क्यों लग रहे हैं, है ना। जैसे देखो हम तो तुमको एकदम बढ़िया दिखाई दे रहे होंगे, हम एकदम मस्त टाइप के, है ना, बढ़िया खाते पीते घर के दिखाई दे रहे हैं, एकदम हेल्दी। लेकिन पता चले जो है 2 महीने बाद जब हम तुमको पढ़ाने आए तो मेरा शरीर एकदम बिल्कुल दुबला पतला हो जाए, तो तुम भी सोचोगे यार क्या हो गया, सर तो एकदम बढ़िया हट्टे कट्टे, है ना, जो है 80 किलो का वजन लेकर के टहल रहे थे, अचानक से क्या हो गया कि जो 80 किलो से सीधे 40 किलो पे आ गए, है ना। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, ऐसा ये कुपोषित क्यों हो गए, है ना। तो बाद में पता चला कि भाई साहब जो है खाने को नहीं मिल रहा था, गरीबी आ गई थी, है ना। गरीबी की वजह से इनका शरीर टेंशन की वजह से क्या हो गया, आधा हो गया। तो वही इनके साथ भी हुआ, है ना। ये बेचारे बढ़िया खाते पीते घर के थे, लेकिन जिस जगह से ये अपने भोजन को प्राप्त कर रहे थे, अपने पोषण को जिस पेड़ से प्राप्त कर रहे थे, है ना, जिस डाल में बैठे थे वही डाल इनकी कट गई। मतलब उस पौधे को कोई हो गया रोग, कोई बीमारी हो गई, और उस बीमारी की वजह से जब पौधे को बीमारी हो गई तो पौधा हो गया बीमार। तो अब जहां से ये भोजन को प्राप्त कर रहे थे, जो सोर्स ऑफ फूड था, जहां से ये अपने भोजन को प्राप्त कर रहे थे, है ना, वो सोर्स क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, है ना। क्योंकि जो पौधे से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे थे, पौधे को लग गई कोई बीमारी, तो बेचारा पौधा गया सूख। अब जब पौधे को बीमारी लग गई, पौधा सूख गया, तो ये अपने भोजन को कहां से प्राप्त करें, है ना। जिससे भोजन प्राप्त कर रहे थे उसके पास खुद ही भोजन नहीं है, वो खुद ही अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहा है, तुम्हें कहां से खिलाएगा, खुद तो खा नहीं पा रहा बेचारा, खुद तो बना नहीं पा रहा है, और दूसरे को कहां से खिला देगा। तो भैया ये तो उसी के आश्रित बैठे थे, तो भैया इनका शरीर भी कैसा हो गया, कुपोषित हो गया, ये भी कुपोषित हो गए, है ना। तो कुछ टाइम तक कुपोषित बने रहे, है ना, लेकिन बस गलीमत ये थी कि मरे नहीं, जिंदा थे, जी रहे थे, है ना। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो लोग तो भैया जो है खाने के लिए जीते हैं, है ना। और खाना जब मिलना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कुपोषित आ जाएगी, है ना, फिर शरीर दुबला पतला हो जाएगा। लेकिन कब तक ये चलेगा, है ना भाई, हम तो जी ही खाने के लिए रहे हैं, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, जिस दिन भंडारा होगा वो दिन दबा के खाएंगे, है ना। तो भाई अब क्या हुआ कि जो है बढ़िया भंडारा हुआ, और जो पेड़ था, जहां जिस पेड़ में ये लोग रह रहे थे उसको छोड़ा नहीं इन्होंने, है ना। भले वो पेड़ को बीमारी लग गई, वो बीमार हो गया, वो खुद खाना नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से इनको भी भोजन नहीं मिल रहा था, ये भी बेचारे दुबले पतले कुपोषित हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो बीमारी गई, है ना। कठिन समय आता है, लेकिन कठिन समय आने के बाद फिर अच्छा समय भी आता है। तो वो भी एक अच्छा समय आया, और वो बीमारी पेड़ पौधों से चली गई, पेड़ पौधे भी बढ़िया अपना खाना पीना बनाने लगे, और वो भी मस्त हो गए। जब वो मस्त हो गए तो फिर ये कीड़े भी स्वस्थ हो गए, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ विकास के यहाँ पर चरण तुमको दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से विकास हो सकता है ना। तो ये तो हो गई शुरुआत की भूमिका वाली बात। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं और आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आनुवांशिकता वाले टॉपिक में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था, किस बात को डिस्कस किया था, आनुवांशिकता वाले टॉपिक में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो आनुवांशिक लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं। मतलब कि कोई उनके द्वारा बनाया गया लक्षण नहीं है ना। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है ना। मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरी मम्मी के हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मेरे पापा के हैं, है ना। तो दोनों के मिले जुले लक्षण क्या है, मेरे अंदर हैं। तो उसमें मेरा नया क्या है, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि एक पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, कि जरूरी थोड़े कि वो पहलवान हो जाए, क्योंकि जो पहलवानी वाला जो गुण है वो तुमको सीखना पड़ेगा, वो आनुवांशिक लक्षण नहीं है ना। कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, आईएएस का बेटा आईएएस ही होगा। तो ये कोई आनुवांशिक लक्षण नहीं है कि अगर किसी के घर में एक आईएएस है तो फिर पूरी की पूरी जो उसकी जो नस्ल है वो पूरी की पूरी नस्ल आईएएस ही पैदा होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक माहौल मिलता है, और उस माहौल में अगर आप ढल गए
तो देखोगे नहीं यार मेरे पिताजी मेरी मम्मी जो है आईएएस है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में वही चीजें चलेंगी, वो माहौल मिल जाएगा, उसी माहौल में तुम ढलोगे, है ना। और माहौल बहुत मायने रखता है, वातावरण, आपकी संगत बहुत मायने रखती है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, है ना। कहते हैं कि अगर किसी दोस्त के बारे में जानना है या किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति से ना पूछ करके, व्यक्ति से ना बात करके उसके 2-4 दोस्तों के बारे में जान लो, है ना, कि उसके दोस्त कैसे हैं। तो हम कैसे हैं ये हमसे ना पूछ करके जो मेरे 2-4 दोस्त कौन हैं, अगर तुम उनके बारे में जान गए कि मोहित सर के ये दोस्त हैं, इसका मतलब कि मोहित सर ऐसे हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे मेरे दोस्त होंगे, है ना। तो जैसे हम हैं वैसे मेरे दोस्त होंगे, और जैसे मेरे दोस्त हैं वैसे हम होंगे, तभी तो वो मेरे दोस्त है ना। तो अगर मेरे दोस्तों के बारे में जान गए कि अच्छा इनके दोस्त इस तरह के हैं, अच्छा इनके दोस्त सारे इनके दोस्त टीचर हैं, तो इसका मतलब ये भी उसी फील्ड में होंगे, है ना। अच्छा इनके सारे के सारे दोस्त आईएएस या तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, है ना। मतलब एक माहौल आपको पता चल जाता है, एक अंदाजा लग जाता है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, वो लक्षण जो माता पिता से लेकर के आते ही संतान, उसको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लंबाई, है ना, अब लंबाई ज्यादा है या कम, ये आनुवांशिक लक्षण है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारी लंबाई, अगर हमारे मम्मी आपके मम्मी पापा दोनों की हाइट अगर कम है तो 99% जो उनकी संतान है उनकी हाइट कम होगी, या अगर माता पिता में से किसी की एक हाइट ज्यादा है तो फिर 50% चांस ये है कि जो है संतान उसकी हाइट 50% चांस है कि हाइट कम भी हो सकती है या 50% ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक लंबा है, और दोनों लंबे हैं तो 100% जो उनकी संतान है वो लंबी ही पैदा होंगी। ये कैसा लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है। क्यों? क्योंकि माता पिता से जीन के माध्यम से आ रहा है। लेकिन पहलवान का बेटा पहलवान हो, उसके लिए तुमको पहलवानी सीखनी पड़ेगी, है ना। तुमको माहौल तो मिल गया कि तुम्हारे पिताजी पहलवान है, तुम्हारे पिताजी आईएएस हैं, तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, तुम्हारी मम्मी डॉक्टर हैं, तुम्हारी मम्मी जो है इंजीनियर है ना। तो ये तुमको माहौल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम सोचो कि नहीं मेरे खून में वो चीज होगी, नहीं हम पहलवान ही बनेंगे, हम आईएएस ही बनेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी आईएएस है, मेरे पापा आईएएस हैं, हम इसलिए आईएएस ही बनेंगे, है ना। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी डॉक्टर है, इसलिए हम डॉक्टर ही बनेंगे। तो ये आनुवांशिक लक्षण नहीं है। यहां से तुमको माहौल मिल सकता है कि हाँ तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन एक अच्छी जगह पर हो, है ना, एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो, तो वहां से तुम्हें एक माहौल मिल जाएगा कि हमको भी इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको वहां से आसानी से जो रास्ता दिख रही है। तो वो तुम सीख रहे हो, और जो भी लक्षण तुम सीखते हो वो उपार्जित लक्षण है। इतनी सारी भूमिका बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस संसार में आने के बाद आप जो कुछ भी सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ते हैं, सीख करके आप अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ऐसा कोई लक्षण जो माता पिता से आपके अंदर आता है जीन के माध्यम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और जो यहां पर सीखते हैं उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। इसको 2 मिनट में परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं, समझा आपको दिया ही है। जो उपार्जित लक्षण है वो क्या है? ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, ये आपको खुद प्राप्त करने पड़ेंगे। जबकि जो आनुवांशिक लक्षण है ये वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जनन कोशिकाओं के डीएनए, ये ए है, ठीक है ना। जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सीखा है ना। अगर हम पहलवानी कर रहे हैं तो मेरा बेटा भी पहलवान होगा, ये कोई गारंटी नहीं है ना। ये लक्षण स्थानांतरित नहीं होगा। हाँ, मेरा बेटा पहलवान हो उसके लिए हम उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे कि देखो हम पहलवान हैं, तुम भी पहलवानी करो, है ना। हम उसको उस रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे, तब तो वो पहलवान बन सकता है। और उसने बोल दिया कि नहीं पापा हमको पहलवान नहीं बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर वो डॉक्टर ही बनेगा। और कहेगा नहीं हमको फुटबॉलर बनना है, तो वो फिर फुटबॉलर ही बनेगा, है ना। जो वो सीखेगा अपने जीवन में वही वो आगे चल करके बनेगा। तो ये क्या है? ये उपार्जित लक्षण है। जबकि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना। ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, जबकि ये जैव विकास में सहायक होते हैं। तो ये छोटी सी बात है और बहुत आसान है कि उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो हम सीखते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, खुद के माध्यम से संसार में आकर के। और आनुवांशिक लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में। क्यों? क्योंकि आगे हम लोगों को देखना है
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये विकास का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी, हमारे सर चार्ल्स डार्विन की थी, है ना। ये जो आपको फोटो यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कौन है, ये डार्विन साहब हैं, ठीक है ना। डार्विन के सिद्धांत हमको बताते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास हुआ, परंतु यह बताने में समर्थ नहीं हुए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे चार्ल्स डार्विन ने इस दिशा में काम तो किया, लेकिन वो ये बता पाए, उन्होंने ये बताया कि सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस तरह से हुआ है, लेकिन ये सरल जीव कहां से आए ये नहीं बता पाया कि पृथ्वी पर इन सरल जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। लेकिन जो इन्होंने बताया वो इनके लिए जो है बहुत ही सराहनीय काम था, बहुत ही योगदान जो है इन्होंने दिया। और ये इन्होंने ऐसा ही नहीं कि घर बैठे बता दिया, इसके लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी साहसिक समुद्री यात्राएं करी, कई साल तक 5-6 साल तक इन्होंने समुद्री यात्राएं करी। और जिस जहाज समुद्री यात्राएं करी थी वो जहाज आप देख रहे हो कितना बढ़िया सा था। लेकिन समुद्र की यात्रा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चैलेंजिंग लाइफ होती है ना। कब जो है समुद्र की लहर में तुम लहर जाओ इसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन इनको जुनून था कि नहीं, हमको जानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, है ना। उसके लिए इन्होंने अनथक प्रयास किया। और उसमें जो है इनका जो शिप था, है ना, उसका नाम था HMS बीगल, जिस पर इन्होंने समुद्र की यात्राएं करी। और कब से कब तक करी, तो 1831 से लेकर के 1836 तक इन्होंने समुद्र की यात्राएं करी। और फिर इन्होंने जो है 1859 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या किताब का नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने अपनी जो है जो भी इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो भी इन्होंने सीखा, जितनी भी चीजें ये ज्ञान प्राप्त कर पाए, वो सारा का सारा इन्होंने वहां पर बताया, ठीक है ना। लेकिन ये एक चीज नहीं बता पाया कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। उस राह पर इन्होंने जरूर चले, है ना। और इन्हीं की वजह से फिर आगे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस फील्ड पर काम किया, ठीक है ना। तो डार्विन के सिद्धांत हमको बताते हैं कि किस तरह से सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, लेकिन पृथ्वी पर उत्पत्ति किस तरह से हुई इसको बताने में असमर्थ रहे। लेकिन इन्हीं की राह पर आगे चलते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओपेरॉन, जो रूस से थे, और एक थे साइंटिस्ट हॉल्डेन जो इंग्लैंड से थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1929 में 1929 में सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहां से हुई है, जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है। कहां से हुई है, कहां से हुई है, सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। तो जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई ये पता चला, सरल अकार्बनिक अणुओं से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। उस समय पृथ्वी का जो वातावरण था बहुत ही उच्च ताप का था, ठीक है ना। वायुमंडल में मेथेन और अमोनिया आदि की कमी वाला था। प्राथमिक वातावरण में जो सरल अकार्बनिक अणु है उन्हीं से कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे कि RNA, जैसे कि प्रोटीन, इनका संश्लेषण हुआ, जो जीवन के लिए क्या थे, बहुत ही ज्यादा आवश्यक थे। तो ये हमारे ओपेरॉन और हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी में कहां से हुई है, सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है, ठीक है, जो डार्विन साहब बताने में असमर्थ रहे, है ना। डार्विन साहब ने यह तो बताया कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये सरल जीव कहां से आए ये नहीं बता पाए। लेकिन उन्हीं की राह में आगे चलते हुए ओपेरॉन और हॉल्डेन ने बताया कि सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, और उन कार्बनिक अणुओं से फिर जो है सरल जीवों का निर्माण हुआ। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने किया उनका नाम था स्टैनले मिलर। क्या नाम था उनका, स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे। इन दो लोगों ने मिलकर के 1953 में, कब देखो जो है चार्ल्स डार्विन के बाद ओपेरॉन और हेल्डन ने 1929 में सुझाव दिया था, जबकि 1953 में मिलर और उरे ने, है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक लैब के अंदर, और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह से जो ओपेरॉन और हॉल्डेन ने बताया क्या, कि सरल अकार्बनिक अणुओं से
जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ आरएनए और प्रोटीन का। तो ये इन्होंने थ्योरी दी है ना, ओपेरॉन और होल्डन ने ये थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? कि सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, ये थ्योरी दी। लेकिन इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक्सपेरिमेंट किया मिलर और उरे ने। कब किया? 1953 में, 1953 में। ये एक जो है प्रयोगशाला में एक इन्होंने ट्यूब लिया, ट्यूब में इन्होंने 2 फ्लास्क लगाए है ना। इस फ्लास्क में उबलता हुआ जल, मतलब यहां पर जल लिया, यहां बर्नर लगा दिया नीचे, बर्नर से जल को गर्म किया, गर्म करके जल यहां पहुंचा। और ये जो दूसरा फ्लास्क लिया तो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड एक एनोड। इसके अलावा मीथेन लिया, अमोनिया लिया, जल लिया और हाइड्रोजन गैस ली। 4 चीजें ली, बिल्कुल याद रखने वाली बात है ना। इन 4 चीजों को लिए, जिसमें मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया मतलब जल, और हाइड्रोजन लिया। और इस तरीके से फिर यहां पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। तो मिलर और ओरे ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा करी, जैसा ओपेरॉन और हेल्डन ने कहा। ओपेरॉन और हेल्डन ने क्या कहा? ओपेरॉन और हेल्डन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन कैसे? क्योंकि उस समय पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा उस समय उच्च तापमान था। और वहां पर उस समय मीथेन और अमोनिया की वजह से फिर आगे हुआ। तो उसी को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। लैब में इन्होंने अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा और उस हाई टेम्परेचर पे मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस को लेकर के यहां पर जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया, ठीक है। तो एक बंद फ्लास्क के अंदर इन्होंने मीथेन लिया, इन्होंने हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया और 800 डिग्री सेल्सियस के ताप के एक विद्युत डिस्चार्ज पैदा किया, जिसमें इन्होंने क्या देखा? क्या बन रहा है? अमीनो एसिड बन रहा है। और इसी अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और हम सभी को पता है, क्या पता है? कि ये जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन क्या है? जीवन का आधार है। क्या किया मिलर और उरे ने जो है मीथेन को लिया, अमोनिया को लिया, वाटर को लिया और हाइड्रोजन गैस को लिया और एक उच्च तापमान पर 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहां पर इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि यहां पर नीचे संघनन होने के बाद क्या बन रहा है? अमीनो एसिड बन रहा है। और अमीनो एसिड से क्या बनता है? अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन ही क्या है भैया? जीवन का आधार है। बेस ऑफ लाइफ इज प्रोटीन। अभी भी हमको शरीर में अपनी शरीर को जो है सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन में क्या लेना पड़ता है? प्रोटीन लेना पड़ता है ना। तो प्रोटीन ही जीवन का आधार है। और ये प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं किस किस बच्चे को पता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जीवन का आधार है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से, अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो है मिलर और उरे ने किया, इसके अलावा अन्य भी लोगों ने ठीक इसी प्रकार के प्रयोग किए और शर्करा, नाइट्रोजन, क्षारक और वर्णकों तथा वसा आदि को प्राप्त किया, जिससे यह बताया कि भैया सरल कार्बनिक अणुओं से, सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। और इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम देखते हैं जातीय उद्भव के बारे में। जातीय उद्भव क्या है? हमने आपको बताया था, यह महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी डेफिनेशन है। जातीय उद्भव क्या है? एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बनती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक स्पीशीज से कोई दूसरी नई स्पीशीज का निर्माण होता है, उसको जातीय उद्भव कहते हैं। और इस जातीय उद्भव के लिए क्या क्या कारण है? तो भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, है ना। भौगोलिक कारण हो सकते हैं, आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। भौगोलिक कारण क्या हो सकते हैं? विभिन्न प्रकार की जो है बाधाएं, जैसे कि पर्वत श्रृंखला, नदियां समुद्रों के द्वारा उत्पन्न होती हैं और इनके कारण जो जनन है वो पृथक्करण हो जाता है और एक खास समूह की जनसंख्या के साथ जीन प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे कि एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है। आनुवांशिक विचलन में हम देखते हैं कि किसी खास प्रकार के जीन की आवृत्ति में अचानक से संयोगवश कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम लोग आनुवांशिक विचलन कहते हैं। और प्राकृतिक वर्ण के कारण किसी भी खास जीवों में विभिन्नता आ जाती है, जो एक नई स्पीशीज के बनने के लिए जिम्मेदार होती है। और इस प्रकार से
जातीय उद्भव की प्रक्रिया होती है। और जातीय उद्भव को एक लाइन में दर्शाना किस तरीके से है कि यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में किसी एक स्पीशीज से एक दूसरी नई स्पीशीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि इसके बाद एक और ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, समजात और समरूप अंग, है ना। बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं को अगर हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अब ये समजात अंग क्या होते हैं, तो भैया समजात अंग ऐसे होते हैं कि ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना तो भैया समान होती है। समजात मतलब समान, लेकिन समान क्या, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है परंतु उनके जो कार्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग जिनकी जो आधारभूत संरचना है वो समान हो लेकिन कार्य सबके अलग अलग हो, उनको हम समजात अंग कहते हैं। जैसे कि मेढक, जैसे कि पक्षी, जैसे कि मनुष्य के अग्रपाद मतलब कि हाथ। तो मनुष्य के हाथ हो या पक्षी के हाथ हो या मेढक के हाथ हो या पक्षी के हाथ हो या मनुष्य के या फिर छिपकली के हाथ, इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। हमारे हाथों का काम अलग है, छिपकली के हाथों का कार्य अलग है, पक्षी के हाथों का कार्य अलग है और मेढक के हाथों का कार्य अलग है। तो कार्य में तो ये सभी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, लेकिन कार्य में भिन्न है लेकिन जो इनकी आधारभूत संरचना है वो क्या है, वो एक समान है। ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। वहीं जो समरूप अंग हैं, समरूप अंग में क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। तो ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना क्या है, भिन्न है लेकिन कार्य सेम है ना, एक समान कार्य है, कार्य एक समान है परंतु संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख। कीट के जो पंख हैं, जो कीट के पंख हैं वो भी उड़ने का कार्य करते हैं, जो पक्षी के पंख हैं वो भी उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति, दोनों की आधारभूत संरचनाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे अंग जिनके कार्य एक समान हो लेकिन उत्पत्ति आधारभूत संरचनाएं अलग अलग हो उनको समरूप अंग कहते हैं। और ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचनाएं समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो उनको हम लोग समजात अंग की श्रेणी में रखते हैं। तो एक छोटी छोटी सी लाइन की परिभाषाएं हैं, छोटी हैं मगर गहरी और मोटी बातें हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछी जाती है और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, समजात को समरूप और समरूप को समजात समझ लेते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सम का मतलब हो गया समान और समान आधारभूत संरचनाएं, समरूप का मतलब हो गया कार्य एक जैसा लेकिन जो उनकी आधारभूत संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होंगी। उदाहरण आपको दे देना है। अब हम लोग आते हैं जीवाश्म पे। किसमें आते हैं, जीवाश्म पे। तो जीवाश्म क्या है ना, यहां पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ चित्र है। जैसे कि जीवाश्म, ये किसका जीवाश्म है, पेड़ के तने का। ये किसका जीवाश्म है, आकशेरुकी का। आकशेरुकी में कौन है, आमोनाइट। ये भी आकशेरुकी है लेकिन ये कौन है, ट्राइलोबाइट। ठीक है ना। ये जीवाश्म आपको दिख रहा है ये मछली का है, ये जीवाश्म आपको दिख रहा है ये डायनासोर का है ना, डायनासोर का है। अब ये हमने यहाँ पे डायग्राम क्यों लगाया है, ये डायग्राम बेटा इसलिए लगाया है कि सीधे सीधे डायग्राम आपके एग्जाम में दे देते हैं, समझे, सीधे सीधे। मतलब ये डायग्राम उठा करके आपके एग्जाम में दे देगा और पूछेगा बताओ ये जीवाश्म किसका है, तो तुमको बताना है कि ये जो आकशेरुकी जीवाश्म है ये आमोनाइट का है। तुमको ये डायग्राम दे देगा, पूछेगा बताओ ये डायग्राम किसका है, तो तुमको बताना पड़ेगा ये डायग्राम, ये जो जीवाश्म है ये पेड़ का जीवाश्म है ना। ये तो दिख ही रहा मछली का, ये किसका जीवाश्म है, ये डायनासोर का है। तो तुमको ये पांचों के पांचों डायग्राम तुमको रट जाने चाहिए, बनाना नहीं है तुमको याद रखना है कि ये डायनासोर का जीवाश्म है, ये मछली का, ये दोनों आकशेरुकी है लेकिन ये ट्राइलोबाइट है और ये आमोनाइट है, और ये पेड़ के तने का जीवाश्म है। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन रख देता है, डायरेक्ट ये चित्र रख देगा और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ ये किसका जीवाश्म है। ठीक है। अगर जीवाश्म के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जीवाश्म होता क्या है, तो जीवाश्म क्या होता है, देखो चाहे पेड़ हो या जीव जंतु हो चाहे पेड़ हो या जीव जंतु हो, जब ये अकस्मात मान लो किसी मिट्टी के नीचे दब गए
और फिर ये कई सालों तक दबे रहते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। और जब ये किसी मिट्टी के नीचे दबते हैं और वो गर्म मिट्टी इनको नीचे दबा देती है, जैसे मेरे पेन को गिरा दिया, तो ये जीवाश्म जब गिर जाते हैं, है ना, ये जीवाश्म जब गिर जाएंगे और किसी मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, उनके ऊपर परत दर परत दर परत का निर्माण होता चला जाएगा। तो ये जो नीचे दबे हुए जो जीव होते हैं, ये जीवाश्म का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? अच्छा, सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है ना। देखो, अगर किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी जीव का अगर अपघटन हो गया है, अगर अपघटन हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर अपघटन हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कि फिर तो जो है खत्म, है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश वो ऐसे वातावरण में चला गया या किसी गर्म मिट्टी के नीचे, किसी गर्म परत के नीचे दब गया, है ना, ऐसी जगह दब गया जहां पर वो लेयर क्या थी? बहुत ज्यादा गर्म थी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से उसके शरीर का अपघटन नहीं हो पाएगा, और अपघटन ना होने की स्थिति में वो किसमें चला जाएगा? जीव के इस प्रकार के परिलक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। और जब तुम क्या करोगे? उस जगह की खुदाई करोगे तो वहां पर गहराई तक खोदने पर तुमको क्या मिलेंगे? वो जीवाश्म प्राप्त होंगे। जैसा कि तुमको चित्र में दिखाया गया है ना, कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इसमें ये आकर के ये जो लेयर दब गई, और जब ये जो कीड़े मकोड़े, ये जो है जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु जब ये आकर के दब गए, तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से इन्होंने जीवाश्म का रूप ले लिया, कुछ इस तरह से इन्होंने जीवाश्म का रूप ले लिया। फिर ये क्या है? ये डायनासोर है ना। और ये डायनासोर जब नीचे दब गया, जब ये डायनासोर नीचे दब गया, तो देखो इसने इस तरह का जो है रूप ले लिया, है ना। इस तरह का ये जीवाश्म बन गया कि नहीं बन गया? और नीचे ये जीवाश्म बना हुआ है पहले से ही, नीचे पहले से जीवाश्म बना हुआ है, ठीक। अभी ये तुमको क्या दिख रहा है? अभी ये तुमको क्या दिख रहा है? ये घोड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। अभी ये ऊपर है ना। लेकिन जब ये नीचे आ गया या इसके ऊपर कोई ऐसी मिट्टी, कोई ऐसी परत आ गई, तब ये घोड़ा भी यहां पर नीचे दब गया, और जब ये दब गया तो ये भी यहां पर जीवाश्म के रूप में हो गया। तो ये किसका जीवाश्म है? घोड़े का। घोड़े के नीचे ये किसका जीवाश्म है? डायनासोर का। और डायनासोर के नीचे ये किसका जीवाश्म है? तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का। तो जब खुदाई करी जाएगी तब ये जीवाश्म धीरे से ऊपर निकलेंगे। तो ये जीवाश्म एक के नीचे परत दर परत बनाते चले जाते हैं। जो सबसे पहले दबा वो सबसे नीचे, जो उसके बाद दबा वो उसके ऊपर, और फिर जो उसके बाद दबा वो उसके ऊपर, और इस तरीके से परत दर परत वो नीचे की ओर दबते चले जाते हैं, और कई सालों तक ये ऐसे दबे रहते हैं, है ना। और अगर इनका अपघटन नहीं होता है, अगर अपघटन हो गया तो खत्म, अगर अपघटन नहीं होता है तो फिर ये जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्म में बदल जाते हैं। विकास के चरण की बात करेंगे तो ये किसका डायग्राम यहां पर तुमको दिख रहा है? ये प्लेनेरिया का चित्र है। किसका चित्र है? अब पूछोगे सर ये चित्र क्यों दिखा रहे हो? ये चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? इस चित्र को दिखा दिया गया है और पूछा गया बताओ ये किसका चित्र है। तो किसका चित्र है? ये प्लेनेरिया का चित्र है ना। प्लेनेरिया नाम के चपटे कृमि की अति, ये क्या है दिख रही तुमको यहां पर? ये तुमको इसकी सरल आंख दिख रही, जो वास्तव में क्या है? नेत्र बिंदु है, जो प्रकाश को आसानी से पहचान सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये है भाई साहब जंगली गोभी। क्या है ये जंगली गोभी है ना। अब ये जंगली गोभी है ये, ठीक। और ये जो जंगली गोभी है इसी से कई तरह की गोभी देखो निकली है। इस जंगली गोभी से कई तरह की गोभी निकली है। कैसे? एक ये विकास का परिणाम स्वरूप है। अगर केल चाहिए
तो केल मिल जाएगा, है ना। अगर केल चाहिए तो केल मिल गया। अगर तुमको गांठ गोभी चाहिए तो गांठ गोभी किसान ने ले ली, ठीक है। अगर तुमको फूल गोभी चाहिए तो फूल गोभी मिल गई। अगर तुमको ब्रोकली चाहिए तो ब्रोकली मिल गई, ठीक। अगर तुम्हें सिर्फ गोभी चाहिए तो गोभी मिल गई, या तुमको लाल गोभी चाहिए तो लाल गोभी मिल गई। अब इतनी सारी गोभियां, है ना, गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली गोभी, लाल गोभी, केल, इतनी सारी गोभियों का जन्म कहां से हुआ है? सिर्फ एक जंगली गोभी से, है ना। जिस तरह की गोभी चाहिए उसी तरह का जीन निकाल करके क्रॉस करा दिया और हमको उसी तरह की गोभी मिल गई। हमको अगर सिर्फ पत्ते और पत्ते चाहिए, हमको सिर्फ ब्रोकली चाहिए, तो हमने इसका जो है पत्ते वाला जीन निकाल करके हमने जो है सिर्फ उसी को ग्रो करा दिया और हमको ब्रोकली मिल गई, है ना। हमको फूल गोभी चाहिए तो हमको फूल गोभी मिल गई। हमको गांठ गोभी चाहिए तो हमको गांठ गोभी मिल गई। हमको बंद गोभी चाहिए तो बंद गोभी मिल गई। तो ये एक ही जंगली गोभी से कई तरह की गोभियां क्या है, विकास के चरण का एक उदाहरण है। आणविक जातिवृत्ति क्या होता है? आणविक जातिवृत्ति क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन से प्रोटीन में ही परिवर्तन आ जाता है और डीएनए से बनेगी, और जब प्रोटीन में परिवर्तन आ जाएगा तो दूसरा नया डीएनए बन जाएगा, और जब नया डीएनए बनेगा तो उससे क्या होगा, तो उससे परिवर्तन आगे आने वाली पीढ़ियों में आएगा, है ना। मतलब कोशिका विभाजन के समय हमने तुमको पढ़ाया था कि जब कोशिका विभाजित होती है तो डीएनए में परिवर्तन आता है। डीएनए में किसमें परिवर्तन आता है? नाइट्रोजन क्षार में। अगर तुमको याद हो, हमने जब डीएनए की संरचना पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि जो डीएनए है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। किससे बन के बना होता है? डीएनए शुगर से मिलकर के बना होता है। कौन सी शुगर से, कौन सी शर्करा से मिलकर बना होता है? डीऑक्सी शर्करा से बना होता है। और ये जो डीऑक्सी शर्करा होती है कितने कार्बन की होती है, ये आप हमको कमेंट करके बताओ। जो डीएनए जिस शर्करा से बना होता है उसको डीऑक्सी शर्करा कहते हैं। और डीऑक्सी शर्करा में कितने कार्बन होते हैं ये आप हमको कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। इसके अलावा डीएनए बना होता है नाइट्रोजन क्षार से। नाइट्रोजन क्षार में डीएनए में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। तो ये जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इन्हीं में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, जिस परिवर्तन की वजह से डीएनए का चेंजमेंट हो जाता है, जिससे बनने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी बदल जाती है। प्रोटीन के बदलने से फिर वो परिवर्तन आगे आने वाली पीढ़ियों में लगातार बना रहता है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि क्या तुम समय के साथ पीछे जाकर के ये जान सकते हो कि परिवर्तन किस समय हुआ? नहीं जान सकते, है ना। आणविक जातिवृत्ति इस अध्ययन में क्या है? विचार सम्मिलित है। जो दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये भिन्नता अधिक संख्या में संचित होगी और इस प्रकार के अध्ययन से विकासीय संबंधों को खोजते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्ति द्वारा संबंध स्थापित करके वर्गीकरण से सम्मिलित किया जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आणविक जातिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा मानव विकास, ठीक है ना। मानव विकास को समझने के लिए तुमको ये डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो क्योंकि ये डायग्राम तुमको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए लाए जिससे तुमको एक पूरी की पूरी कहानी समझा पाए। अभी तुमको यहाँ पर बहुत सारे महाद्वीप दिख रहे हैं, है ना। तुमको मोटा मोटा तो दिख ही रहा होगा कि ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, 2 हो गए। ये अफ्रीका है, यूरोप, एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये सब तुमको अलग अलग दिख रहे हैं ना, लेकिन ये अलग अलग हुए बाद में, है ना। जब बहुत सारी आपस में समुद्री प्लेटें टकराई तो प्लेटों के टकराने से, है ना, क्या हुआ? प्लेटों के टकराने से फिर ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। पहले ये सब एक थे, अब तुम सबको एक कर लो। तुम सोचो ये सब एक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और इधर ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, इन सब को मिला दो। अगर तुम इस छोटे से टुकड़े को यहां ले आओगे, देखो ये छोटा सा टुकड़ा यहां जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? ये वाला हिस्सा यहां जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? है ना, ये वाला हिस्सा यहां जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? इसका मतलब कई सालों पहले
ये अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये अलग अलग नहीं थे, ठीक है ना। और एक नीचे ये है अंटार्कटिका, है ना, तो ये अलग अलग नहीं थे, ये सब क्या थे, एक थे। लेकिन समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, है ना, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि ये सारे के सारे महाद्वीप क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। नॉर्थ अमेरिका इधर आ गया, साउथ अमेरिका यहां से हटके इधर आ गया, अफ्रीका बीच में बना रहा, है ना, एशिया ऊपर चला गया, यूरोप ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया खिसक गया, है ना। लेकिन कई सालों पहले, मिलियन सालों पहले ये क्या था, पूरा एक था, है ना। जब ये पूरा एक था, तो जब मानव की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां पाई जाती है, उसके अवशेष कहां मिलते हैं, अफ्रीका में। सबसे पहले मनुष्य का उद्भव, मानव का उद्भव कहां मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। और अफ्रीका से ही फिर वो पता चलता है कि अफ्रीका से ही कहां चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए, कहां चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ एशिया चले गए, कुछ भारत आ गए, और कुछ कहां चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, है ना। तो अफ्रीका से ही क्या हुआ कि जो मनुष्य का, जो मानव का जो मूल उद्भव है वो क्या है, अफ्रीका है। और फिर अफ्रीका से ही वो सब जो है, कुछ नॉर्थ अमेरिका, कुछ साउथ अमेरिका, कुछ यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या हो गए, रवाना हो गए और यहां वहां चले गए, है ना। लेकिन पहले ये सब कहां थे, इनका मूल निवास कहां था, इनका मूल निवास अफ्रीका में था, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पढ़ो, थ्योरी क्या लिखी है कि कुछ हजार वर्ष पहले, और हजार नहीं, हजारों मिलियन साल पहले क्या था, हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका को छोड़ दिया। तो इनका मूल उद्भव कहां था, अफ्रीका में था। लेकिन उन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया, कुछ वहीं पर रह गए, कुछ अफ्रीका में रह गए, बहुत से वहां से चले गए, ठीक है ना। जो चले गए तो धीरे धीरे वो समूचे ग्रह में, समूचे संसार में फैल गए। अफ्रीका से वो पश्चिमी एशिया में चले गए, वहां से फिर वो पश्चिमी एशिया से कहां चले गए, मध्य एशिया में चले गए, फिर वो यूरेशिया में चले गए। यूरेशिया क्या है, यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया को मिला दो तो क्या हो गया, यूरेशिया, है ना। तो यूरेशिया में चले गए, कुछ दक्षिण एशिया में, कुछ पूर्व एशिया में, वहां से फिर कुछ इंडोनेशिया के द्वीपों में चले गए, फिर वहां से फिलीपींस, फिर ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय किया। और फिर वो बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके कहां पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। और इस तरीके से मानवों का क्या हो गया, इस तरीके से मानवों का विकास, मानवों का उद्भव हुआ, ठीक है। तो ये सारा का सारा था, यहां पर ये सारे के सारे टॉपिक थे जिनको हम लोगों ने आज कवर किया। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपका जितनी चीजें आज पढ़ी है सब रिवाइज करना। शुरुआत कहां से करी हम लोगों ने, जैव विकास जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करी हम लोगों ने विकास से। और विकास के बाद तो वो तो समझना ही है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट था जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, उपार्जित तथा अनुवांशिक लक्षण। समरूप तथा समजात अंग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और इस उत्पत्ति के संदर्भ में, इस उत्पत्ति के संदर्भ में इस उत्पत्ति के संदर्भ में मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसी के संदर्भ में चार्ल्स डार्विन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी देखनी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। समजात और समरूप अंग है, उपार्जित और अनुवांशिक लक्षण है, ठीक।
इसके बाद आणविक जातिवत्व के बारे में जो देखा, ठीक। इसके अलावा जाति उद्भव के बारे में, तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने आपको यहां पर बताई, ये सारी ही क्या है, महत्वपूर्ण है। जितने यहां पर सीरियल से नाम लिखे हैं, ये सारे ही क्या है, एग्जाम में आने के जो है पर्सपेक्टिव से क्या है, महत्वपूर्ण है, और इनको आपको यहां पर जरूर और जरूर देखना है, ठीक है ना। तो जिस भी बोर्ड के बच्चे में, चाहे वो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हों या उनके जो सिलेबस में ये टॉपिक है जैव विकास का, और इस जैव विकास के टॉपिक को हम लोगों को एक ही लेक्चर में कवर करना है, एक ही लेक्चर में देखना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और जो भी इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हमने एक ही जगह पर एक ही लेक्चर में समराइज कर दिया, जिससे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका समय बर्बाद ना हो, है ना। एक ही लेक्चर में आप इसको देख करके आसानी से जो इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और जो आपको एक्सपेरिमेंट यहां पर देखना है, या जो भी थ्योरीज हैं, है ना, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी परिभाषाएं हैं, वो सारी की सारी यहां पर मिल जाएं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। पढ़िए, जम के पढ़िए, खूब कस के पढ़िए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करिए और एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।